और आज सेकंड पेपर का सेकंड क्लास है और इसको भी रिएक्ट करना नहीं है, टॉपिक वाइज करना है। एक क्लास इसका हमने लिया हुआ है, आज सेकंड क्लास है, ठीक है। ओके, कल हमने टीपीए का भी रिएक्ट किया था। चलो, सो ये क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मेरे पास सीरीज आई नहीं है, किसी ने क्वेश्चन आंसर का सीरीज भेजा नहीं है, तो हम क्वेश्चन आंसर तुम्हारे सिलेबस से ही निकाल रहे हैं, ठीक है। कुल मिलाकर टॉपिक को तुम्हारे क्वेश्चन से ही पुटअप कर रहे हैं। चलो, तो ये तुम्हारा यूनिट सेकंड का टॉपिक है, कंपनी के ज्ञापन और नियमावली के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में विवरण कीजिए। मतलब एमओए और एओए, थोड़ा सा इसके बारे में कल हमने देखा था, ठीक है। बट चूंकि ये टॉपिक ही अलग से पूछते हैं, तो हम लोग इसको देखेंगे कि क्या है ये, क्यों है ये, और क्या इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो आ सकता है, ठीक है। तो कल हमने देखा था कंपनी के बारे में, वहां पर एमओए का वर्णन आया था, ठीक है। आज देखते हैं एमओए है क्या। सो एमओए का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो इंग्लिश में भी याद रखना, और हिंदी में कहते हैं कंपनी का ज्ञापन। कंपनी का ज्ञापन एक सार्वजनिक दस्तावेज है। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, एमओए क्या होता है, कंपनी का एक पब्लिक दस्तावेज होता है, ठीक है। जैसे देश का एक संविधान होता है, वैसे कंपनी का भी एक संविधान होता है, जहां कंपनी के बारे में हर चीज लिखी होती है, ठीक है, सारे नियम कानून। ओके, यह कंपनी के उद्देश्यों, कंपनी के कार्य क्षेत्र और कंपनी के संबंधों को बताता है दूसरे देशों के साथ, दूसरी कंपनियों के साथ, ठीक है। यह कंपनी के निगमन के दौरान अनिवार्य दस्तावेज है और इसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दाखिल किया जाता है। तो कल हमने देखा था कि एमओए कराने के बाद जब कंपनी को रजिस्ट्रार के पास लिया जाया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो कौन सा दस्तावेज वहां पर लगेगा, एमओए, ठीक है। बिना इस दस्तावेज के आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, ज्ञापन क्या करता है, अर्थात एमओए क्या करता है, कंपनी की शक्तियों, सीमाओं और उद्देश्यों को परिभाषित करता है। जैसे हमारा संविधान हमारे देश की शक्ति सीमाओं को परिभाषित करता है सरकार की, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। ओके, महत्व क्या होता है कंपनी के ज्ञापन का, मेमोरेंडम का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का महत्व क्या होता है। तो सबसे पहले कंपनी की कानूनी सत्ता स्थापित करता है। बिना इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उसको विधिक व्यक्तित्व की व्यक्ति वाली शक्तियां नहीं प्राप्त होंगी, ठीक है। कंपनी की गतिविधियों का दायरा निर्धारित करता है। हितधारकों को पारदर्शिता प्रदान करके उनकी रक्षा करता है। कंपनी और इसके सदस्यों के बीच एक संविदा के रूप में कार्य करता है। और देखो, तुम्हारे एक चीज और, तुम्हारे शायद 1986 या 1986 का कंपनी एक्ट सिलेबस में है, बट हम 2013 का एक्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि अब यही लागू होता है, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। ओके, एग्जाम में भी तुमको यही लिखना है। पांचवा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत ज्ञापन को निर्धारित प्रारूप में तैयार करना और उसमें विशिष्ट खंड शामिल करना अनिवार्य है, ठीक है। तो एमओए के बारे में कंपनी एक्ट की किस धारा में वर्णन किया गया है, धारा 4 में। कौन सी कंपनी है, 2013 की धारा 4 में, ठीक है। चलो, क्या कहती है धारा 4, देख लेते हैं। ज्ञापन में आमतौर पर 6 अनिवार्य खंड होते हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक है। प्रत्येक खंड का विवरण निम्नलिखित है। ओके, एक चीज देखो, जैसे हम लेटर लिखते हैं, सबसे पहला प्रिंसिपल लिखते हैं, मतलब एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल को, तो सबसे पहले लिखते हैं टू द प्रिंसिपल। उसके बाद एक लंबा चौड़ा कहानी लिखते हैं, फिर नीचे योर ओबीडियंटली, है ना। तो ये 3 खंड हो गया। वैसे ज्ञापन क्या होगा, एक 6 खंड में बटा होगा। 6 खंड मतलब 6 पैरा में, ठीक है। और सबसे पहले पैरा में क्या लिखा होगा, कंपनी का नाम, ठीक है।
जो अद्वितीय है, अद्वितीय मतलब एक न्यू कंपनी है अपने आप में, और पहले से अगर कोई पंजीकृत कंपनी है तो उससे अलग है। ठीक है, ओके। ऐसा क्यों है, ऐसा करना अनिवार्य क्यों है? सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के लिए नाम में लिमिटेड होना चाहिए। देखो, नाम लिखने से उद्देश्य क्या होता है? अगर कोई ज्ञापन तैयार कर रहा है तो सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम लिख देता है। मान लो एक्स अपनी कंपनी का नाम लिखता है एक्स, ठीक है, और उस कंपनी के आगे लिमिटेड लिखता है, एक्स लिमिटेड कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो जब ज्ञापन जाएगा रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि एक पब्लिक कंपनी, ठीक है, सार्वजनिक कंपनी के लिए ज्ञापन आया है। ओके, और दूसरा, अगर किसी एक्स के सामने लिमिटेड न लिखकर एक्स प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता, उसके बाद जब यहाँ पर जाता ज्ञापन तो वो समझ जाता कि कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेट कंपनी प्रारंभ करना चाहता है। ठीक है, इस चीज को क्लियर करने के लिए ज्ञापन में सबसे पहले अपना नाम क्लियर कर लो, अर्थात ये बता दो कि आप पब्लिक कंपनी ओपन कर रहे हो कि प्राइवेट। ठीक है, दूसरी शर्त ये है कि आप जो भी कंपनी का नाम दे रहे हो, ठीक है, और कंपनी के साथ अगर कोई ट्रेडमार्क लगा रहे हो तो ऐसा नाम या ट्रेडमार्क पहले से मौजूद ना हो। जैसे एडिडास है, ठीक है, हम तो खुद देखते हैं देवीदास, डेडिडास, फेक कितना दिखता है ना। और ये लोग जाके क्या करते हैं, फेक कंपनियां का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, और ये इसके लिए अलग से हमें लॉ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम उसमें जाएंगे नहीं, तो कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा मिलता जुलता नाम वाला कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकता। ओके, इतना याद रखना। ठीक है, ठीक है, नाम आपत्तिजनक या जल नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आप ऐसी कोई कंपनी का नाम रख दो जो आपत्तिजनक है या लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला हो, है ना, ऐसी कंपनी का नाम भी नहीं रखोगे। ठीक है, धारा 8 कहती है कि कंपनी अगर गैर लाभकारी है, गैर लाभकारी का क्या मतलब होता है? मान लो कोई कंपनी, कोई व्यक्ति ओपन कर रहा है और उसका लाभ वो सामाजिक सेवा के लिए लगाना चाहता है, ठीक है, खुद के लिए लाभ के लिए नहीं ले रहा, और जब ऐसा कर रहा है तो उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, तब उस कंपनी में उसको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, अर्थात उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसकी कंपनी सार्वजनिक है या प्राइवेट है। ठीक है, ओके। उदाहरण के लिए एक्स वाई जेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ऐसी कोई कंपनी है नहीं, बस एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, और एक और बात, क्या कंपनी का नाम बदला जा सकता है? यस, विशेष संकल्प मतलब कि विशेष कारण दर्शा के और आरओसी की मंजूरी से, जिसने आपकी कंपनी को कानूनी मान्यता दी थी, रजिस्ट्रार। ठीक है, आपकी कंपनी का नाम बदला जा सकता है। उसके बाद आएगा सेकेंड क्लॉज। सेकेंड क्लॉज में क्या रहेगा? पंजीकृत कार्यालय खंड, जहां पर आपका कंपनी रजिस्टर्ड होने वाली है, उस ऑफिस का नाम आपको जो है अपनी कंपनी के ठीक बाद उल्लेखित करना होगा। ऐसा क्यों है? वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां कंपनी का पंजीकरण कार्यालय स्थित है, उसकी जानकारी क्लियर हो सके। मान लो कोई कंपनी है एक्स और उसने कहीं पर अपनी कंपनी का पंजीकरण कराया था, ठीक है, तो अगर उस कंपनी को मान्यता को चेक किया जाए तो सबसे पहले उसका नाम चेक किया जाएगा पहले क्लॉज में, तो नाम से तो मान्यता क्लियर नहीं होगी। क्लियर कैसे होगी? दूसरे खंड से हम ये देखेंगे कहाँ पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, तो हम उस कार्यालय का नाम देखेंगे, उस रजिस्ट्रार्ड का नाम देखेंगे ऑफिस का जहां इन्होंने कराया था, तो सेकंड क्लॉज में उस कार्यालय का नाम वर्णित होगा और हम चेक कर लेंगे कि क्या कोई ऐसा कार्यालय देश के किसी हिस्से में है
और वहां पर जाकर पता कर लेंगे कि क्या इस कंपनी ने आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया था। ठीक है। आवश्यकता, सेकेंड क्लॉज की आवश्यकताएं देख लेते हैं। जिस दिन आप कंपनी का निगमन करते हैं उसके 15 दिन के भीतर आपको पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए। ठीक है। अर्थात वो कार्यालय कम से कम 15 दिन के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। तो 15 दिन याद रखना, फॉर प्री किसी एग्जाम में अगर आता हो तो। ठीक है। कार्यालय में परिवर्तन की सूचना 30 दिनों के भीतर आरओसी को देनी होगी। ओके। महत्व क्या है? आरओसी और हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को निर्धारित करता है। सेकेंड क्लॉज। परिवर्तन, एक ही राज्य में परिवर्तन के लिए बोर्ड संकल्प और राज्य बदलने के लिए विशेष संकल्प और केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है। ओके। उद्देश्य खंड, थर्ड क्लॉज क्या होगा? उद्देश्य खंड, तो जो ज्ञापन बन रहा था, पहले में अपना कंपनी का नाम, दूसरे में ऑफिस का नाम, कौन से रजिस्टर्ड कार्यालय का नाम। ठीक है। तीसरे में क्लॉज में कंपनी के उद्देश्यों के बारे में, किस लिए कंपनी का गठन हो रहा है, इसका उद्देश्य और गतिविधियों का दायरा सब वर्णित होने के लिए तीसरा क्लॉज बनाया जाएगा। ठीक है। ओके। चलो संरचना क्या होती है देख लेते हैं। मुख्य उद्देश्य, सहायक उद्देश्य और अन्य उद्देश्य, तीनों को थर्ड क्लॉज में वर्णित करना होगा। मुख्य उद्देश्य अर्थात कंपनी की प्राथमिक व्यावसायिक गतिविधियां क्या है, किस लिए कंपनी का प्रथम रूप से स्थापना हो रही है। मान लो एक कंपनी जो दवा बनाती है तो उसका प्रथम उद्देश्य क्या है? मेडिसिन बनाना। ठीक है। मुख्य उद्देश्य को समर्थन देने वाली गतिविधियां, तो मान लो मेडिसिन बनाती है तो मेडिसिन के लिए रिसर्च भी कर सकता है, तो सेकेंड उसका सपोर्ट करने के लिए सेकेंड गतिविधियां भी हो गई। अतिरिक्त गतिविधियां जो कम प्रचलित है, मान लो कि रिसर्च हो रहा है, मेडिसिन भी हो रहा है, और कभी कभी कंपनी क्या करती है, कंपनी उन दवाइयों का वितरण भी कर देती है फ्री में, ताकि कंपनी का प्रचार भी हो सके। ये कम प्रचलित है, लेकिन कंपनी ऐसा करने का उद्देश्य रखती है। तो जो जो उद्देश्य रखती है, जरूरी नहीं तीन ही उद्देश्यों, जितना भी उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जो कंपनी का मुख्य उद्देश्य है, उससे संबंधित जितने भी उद्देश्य हैं सबको थर्ड क्लॉज में उनको वर्णित करना होगा। अब देखो, मुख्य उद्देश्य अगर मेडिसिन बनाना है तो बाकी उद्देश्य भी उससे जुड़े होने चाहिए। अगर पहला उद्देश्य मेडिसिन बनाने के लिए, दवाइयों का निर्माण के लिए कंपनी की स्थापना हो रही है, फिर उसी में एक स्टेज है कि रेस्टोरेंट भी चलाया जाएगा उसी मेडिसिन कंपनी के नाम से, तो ये उद्देश्य इससे मिल नहीं रहा है। ठीक है। तो ये मान्य नहीं होगा, और हो सकता है कि पूरी की पूरी कंपनी की मान्यता ही समाप्त हो जाए। ठीक है। महत्व क्या है इस क्लॉज को ऐड करने का? उद्देश्य को बताने का महत्व क्या है? अगर हमें ज्ञापन देखकर कंपनी के महत्व, कंपनी के उद्देश्य, कंपनी के स्थापना का कारण पता चल जाता है, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? जैसे किसी की शादी का कार्ड देख के सबसे पहले हमें पता चल जाता है किसकी शादी हो रही है। ठीक है। शादी का कार्ड है तो हमें उद्देश्य पता चल जा रहा है कि शादी हो रही है। ठीक है। नाम देख के भी पता चल जा रहा है किसकी शादी हो रही है, एड्रेस देख के पता चल जा रहा है कहाँ शादी हो रही है। ओके। कंपनी की गतिविधियों का उद्देश्य खंड तक सीमित रहता है, अर्थात जहां जिस उद्देश्य से कंपनी का निर्माण हुआ है आप वही काम कर सकते हो, कोई और नहीं। और शेयर धारकों और लेनदारों को सुरक्षा होती है। ठीक है। परिवर्तन, विशेष संकल्प और आरओसी की मंजूरी आवश्यक, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी की मंजूरी भी हो सकती है। एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी का मुख्य उद्देश्य वाहन उत्पादन करना है। ऑटोमोबाइल जैसे कार, ठीक है, बाइक। ऑटोमोबाइल कंपनी अगर कोई है तो जाहिर सी बात है कार, बाइक, ट्रक इत्यादि का निर्माण करेगी। ठीक है। हाँ, इसके कुछ सहायक उद्देश्य भी हो सकते हैं, जैसे स्पेयर पार्ट्स की बिक्री भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल वाले कार और बाइक का निर्माण करते हैं। कुछ सहायक उद्देश्य ऐसे भी हो सकते हैं कि हो सकता है कि टायर की भी बिक्री का अपना एक निर्माण करने लगे कार का,
बाइक के टायर का, या बाइक की बैटरी का, कार की बैटरी का, कार के शीशे का, है ना। मतलब इसी मेन उद्देश्य से जुड़ी हुई चीजों की ही बिक्री का। ठीक है, तो ये उद्देश्य कुछ अलग से नहीं आ रहा, अलग से निर्माण नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद आएगा फोर्थ क्लॉज। फोर्थ क्लॉज में दायित्व, तो सबसे पहले अपना नाम बता दिया, फिर जहां इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है सेकंड क्लॉज में वो बता दिया। सेकंड के बाद किस उद्देश्य से, किस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी का निर्माण हो रहा था वो बता दिया। इसके बाद भैया इतना होने के बाद अब कंपनी की कुछ लायबिलिटी भी तो बनेगी, है ना। तो चौथा क्लॉज जो है दायित्व खंड की बात करता है, सदस्यों शेयर धारकों के दायित्व को परिभाषित करता है चौथा खंड। ठीक है, शेयर धारक, चूंकि शेयर धारक क्या करते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, शेयर धारक बनते हैं। देखो, शेयर धारकों के आने जाने से कंपनी पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमने देखा था कल। प्रकार, दायित्व का प्रकार, शेयरों द्वारा सीमित, सदस्यों का दायित्व उनके शेयरों पर अप्रदत्त राशि तक सीमित रहता है। जितने का शेयर जिसके पास है उसका दायित्व उतना ही रहेगा। दूसरा, गारंटी द्वारा सीमित, तो कल हमने जो एक कंपनी का प्रकार पढ़ा था, शेयर द्वारा, गारंटी द्वारा, कुछ कुछ वैसे ही। ठीक है, असीमित दायित्व, ये भी कल हमने पढ़ा था। ओके, महत्व क्या है, शेयर धारकों और लेनदारों को वित्तीय जोखिम की जानकारी देता है। अगर दायित्व बता दे रहा है फोर्थ क्लॉज शेयर धारकों की, देखो पहला तो नाम हो गया, दूसरा रजिस्ट्रेशन, तीसरा ऑब्जेक्टिव, चौथा लायबिलिटी। तो अगर कोई शेयर खरीद रहा है उस कंपनी में, तो फोर्थ क्लॉज पढ़ के अपने अधिकारों के बारे में जान जाएगा कि मेरे अधिकार क्या हैं, और अगर कंपनी को कुछ नुकसान हुआ तो मेरा दायित्व कितना बनेगा, है ना। अगर सीमित है तो मेरे शेयर तक, अगर असीमित है तो मेरी प्रॉपर्टी तक दायित्व हो जाएगा, है ना। तो मेरे ऊपर कितना जोखिम आ सकता है। तो इंसान शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी में 100 बार सोचेगा, विचारेगा, है ना। ओके, विशेष संकल्प और कानूनी प्रावधानों का पालन आवश्यक होता है। ओके, अब इसके बाद आया पांचवा खंड, पांचवा है पूंजी खंड। ठीक है, कंपनी की अधिकृत या नाम मात्र पूंजी को निर्दिष्ट करता है। ओके, विवरण, शेयरों की कुल संख्या, प्रकार और नाम मात्र मूल्य। शेयरों द्वारा सीमित, कंपनियों के लिए अनिवार्य। महत्व क्या है, शेयरों के माध्यम से धन जुटाने की क्षमता को परिभाषित करता है। परिवर्तन क्या है, अधिकृत पूंजी या वृद्धि या कमी के लिए विशेष संकल्प या आरओसी की मंजूरी। तो ये वाला तो हम लोग डायरेक्ट चले गए, समझ नहीं आया होगा, हम बता रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताया, फिर रजिस्ट्रेशन कराया, फिर कंपनी बनाने का उद्देश्य क्या है ये बताया, ये बताया ना, फिर लायबिलिटी बता दी। ओके, लायबिलिटी के बाद कंपनी के पास कितना मनी है, मनी मतलब कंपनी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, जरूरी नहीं पूरी प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी आंतरिक है, शेयर के रूप में। ठीक है, ये शेयर धारकों को बताएगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, अगर कोई पैसा, कंपनी को शेयर बेचकर पैसा जुटाना हो, ठीक है, और किसी को कंपनी में शेयर खरीदना हो, तो ऐसे खरीदी और बिक्री में आसानी होती है। ठीक है, ओके, अगर ऐसे शेयर में कमी या ऐसे शेयर की कीमतों में वृद्धि करनी हो, या ऐसी पूंजी में वृद्धि करनी हो, या कोई किसी कारण से कमी करनी हो, तो विशेष संकल्प और आरओसी की मंजूरी आवश्यक होती है। ठीक है, ये था पांचवा क्लास, 2, 3, 4 और 5, लास्ट 6 क्लास था। और छठवा होगा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन से याद आया यार, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अभिदान खंड, चलो भैया इसकी भी हिंदी देख ली हमने, है ना। थोड़ा सा दान कर लो सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्राइब का। ठीक है, छठवा खंड है सब्सक्रिप्शन का। ये बताता है कि जो प्रारंभिक, जब कंपनी बन रही है, ठीक है, तब जो जिन्होंने कंपनी बनाई है
ठीक है, जिन्होंने कंपनी प्रारंभिक शेयर धारक हैं कंपनी के गठन के समय, ठीक है, वो कंपनी के गठन और शेयर खरीदने के लिए, ठीक है, प्रतिबद्ध होंगे। ऐसा इसलिए होता है ताकि कंपनी का निर्माण हो सके। क्यों भैया? क्योंकि आपने ही मिलकर कंपनी बनाई, आप प्रारंभिक शेयरधारक कहलाए जाएंगे, और उसके बाद आप खुद ही अपनी कंपनी को नहीं सपोर्ट कर रहे, तो कौन सपोर्ट करेगा? तो क्या करना होगा इसमें सब्सक्रिप्शन वाले में, अभिदाताओं वाले में? तो जो है प्रारंभता, उनको अपना नाम, पता और कितना शेयर खरीदा है, इन सब का विवरण देना होगा। प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2, और सार्वजनिक कंपनी है तो कम से कम 7 लोग होने चाहिए। तो कुछ याद आया, कल हमने देखा था प्राइवेट कंपनी में प्रारंभता कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, और सार्वजनिक कंपनी में प्रारंभता सामान्यतः कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, महत्व क्या है? प्रारंभिक शेयरधारिता संरचना स्थापित करता है। परिवर्तन, यह खंड सामान्यतः परिवर्तित नहीं होता। ओके, इसके बाद अल्ट्रा वायरस सिद्धांत आ गया। देखो, अल्ट्रा वायरस सिद्धांत ना अलग ही टॉपिक है, सिलेबस में है तुम्हारे, इसको भी हम देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं एमओए क्या था। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था। सेक्शन 4 में बताया गया कि इसका क्लॉज कैसे बनेगा। तो क्लॉज जो बनेगा उसमें 6 खंड रहेंगे। सबसे पहले में कंपनी का नाम बताना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा कंपनी का रजिस्ट्रेशन। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव होने के बाद कंपनी का लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी होने के बाद कंपनी को पास क्या कितनी मनी है, और उसके बाद लास्ट वाला खंड था सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, इतना याद रखना। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है अल्ट्रा वायरस का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ठीक है, ओके। ये सिद्धांत तुमको कई जगह लिखने को मिलेगा। ठीक है, अल्ट्रा वायरस का सीधा सा मतलब होता है जो सामान्य नियम हो उससे परे जाकर कोई काम करना। ठीक है, शक्ति जो होती है, जो पावर होती है, उससे बाहर जाके कोई काम करना। और ये तुमको हर लॉ में मिलेगा, आईपीसी आती हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलेगा। तो अल्ट्रा वायरस एक डॉक्ट्रिन है। ठीक है, डॉक्ट्रिन मतलब मैक्सिम से आया हुआ है, सिद्धांत है। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, शक्ति से परे जाके कोई काम करना। चलो, इतना समझ में आ गया। अब तुमको इसको एमओए के साथ लिखना है। देखो, एमओए के साथ ही लिखना है। ठीक है, मैंने क्यों कहा कि अलग से टॉपिक था। देखो, अगर अल्ट्रा वायरस से पूछ ले अल्ट्रा वायरस क्या है, कहीं पर किसी भी एग्जाम में पूछ ले तुमसे, तो तुमको सिर्फ बताना है कि कोई अपनी शक्ति से परे जाके जब काम करे। ठीक, अब चूंकि हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अल्ट्रा वायरस किसके बारे में पूछ रहा होगा? एमओए के बारे में। ठीक है, अब हम इससे जोड़ के पढ़ लेते हैं। चलो, जो कंपनी को ज्ञापन के उद्देश्य खंड से परे गतिविधियां करने से रोकता है। यदि कंपनी ऐसी गतिविधियां करती है जो स्पष्ट रूप से निहित रूप से अधिकृत नहीं है, तो अल्ट्रा वायरस मानी जाती है और शून्य होती हैं। तो हमने पहले ही कहा, अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है शक्तियों से परे जाकर कोई काम करना। ओके, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से परे जाकर कोई कंपनी है अपनी शक्तियों को क्या कर रही है? दुरुपयोग कर रही है, या दुरुपयोग नहीं कर रही है, शक्तियों से बाहर जाकर कोई कार्य कर रही है, तो ऐसा कार्य क्या है? अल्ट्रा वायरस है। और अल्ट्रा वायरस में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, अर्थात उसका कार्य मान्य नहीं होगा, उस कंपनी का कार्य मान्य नहीं होगा। ओके, यहां तक कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी अल्ट्रा वायरस नहीं कर सकते, अपनी शक्तियों के बाहर जाके काम नहीं कर सकते। ओके, अब देखते हैं समापन कैसे होता है। तो स्वैच्छिक या अनिवार्य समापन की प्रक्रिया, उधार शक्तियां, कंपनी की उधार और डिबेंचर जारी करने की शक्ति होती है। विविध प्रावधान क्या है? शेयर को पुनः खरीद सकता है कर्मचारी, स्टॉक या विकल्प इत्यादि के आधार पर। ठीक है,
ओके, तो जो ऊपर हमने पढ़ा है उसी का शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे। ओके, हमको लगा कुछ और एक्स्ट्रा हमने लिख दिया। ठीक है, जो ऊपर हमने पढ़ा है उसी का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, चलो, रचनात्मक सूचना सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव। कुछ चीजें नहीं थी लेकिन पढ़ने पे कंफ्यूजन होता है इसलिए हम छोड़ दिए। तुम लोगों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम लोग डायरेक्टली पढ़ रहे हैं। ठीक है, एलएलबी के लिए इतना पर्याप्त है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत। ठीक है, इसको भी एमओए से संबंधित करके ही पढ़ना है तो देख लेते हैं। रचनात्मक सूचना सिद्धांत यह माना जाता है कि कंपनी के साथ व्यवहार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसके ज्ञापन और नियमावली की सामग्री से अवगत है क्योंकि ये आरओसी के पास दाखिल सार्वजनिक दस्तावेज हैं। ओके, रचनात्मक का मतलब ये होता है, देखो एक्स ने कोई कार्य किया और जब वो उसे गिरफ्तार मतलब मान लो उससे कोई गलती हो गई तो वो कोर्ट गया और उससे कोर्ट में जाके बोला मुझे तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। ठीक है, मान लो कोई अपराध किया, बोला मैंने तो कानून पढ़ा ही नहीं था, मुझे तो जानकारी ही नहीं थी, तो मैंने कैसे अपराध कर दिया जब मुझे कानून का ज्ञान ही नहीं था। तो यहाँ कानून मानता है रचनात्मक। रचनात्मक मतलब ये सामान्यता माना जाएगा कि आपको उस चीज की जानकारी थी। अगर एक्स है वो किसी कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखता है, ठीक है, चाहे शेयर खरीद रहा है चाहे शेयर बेच रहा है वगैरह, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि एक्स को एमओए मतलब अर्थात ज्ञापन में दिए हुए जो 6 खंड थे, कंपनी का नाम से लेकर कंपनी का सब्सक्रिप्शन तक, ठीक है, उन सब का ज्ञान था। क्यों? क्योंकि ये आरओसी के पास दाखिल होता है और ये एक सार्वजनिक दस्तावेज है। ठीक है, और चूंकि इसको माना जा रहा है इसको सारा ज्ञान होगा, भले इसको ज्ञान नहीं था, चूंकि माना जा रहा है इसलिए इसको रचनात्मक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत कहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इसको सूचना रही होगी क्योंकि एक पब्लिक दस्तावेज था, आप ऐसी सुविधा कर रहे हो, आप ऐसा लेन देन कर रहे हो, आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चलो, ओहो हो कौन आया भैया आज बड़े दिनों बाद? थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद करके हमसे बात करो। रचनात्मक सिद्धांत पढ़ रहे थे, इसका अर्थ क्या होता है? तृतीय पक्षकार जैसे लेनदार या ठेकेदार को ज्ञापन और नियमावली पढ़ने और समझने का अनुमान लगाया जाता है। सिंपल सा मतलब है एक्स है और वो किसी कंपनी से कोई संविदा कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि इस यही नहीं बल्कि कोई थर्ड पार्टी जो इनके बीच का चाहे लेनदार है ठेकेदार, उसको भी ज्ञापन के बारे में जानकारी होगी। अब देखो नहीं तुमको कंफ्यूजन नहीं होगी, ज्ञापन अभी जस्ट मैं 30 मिनट पहले पढ़ा है, तो तुम वीडियो देख लेना। ठीक है, यह अनुमान लागू होता है भले ही तृतीय पक्ष ने वास्तव में दस्तावेज पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो। ये इसलिए, अन्यथा लोग क्या करेंगे, फ्रॉड कर लेंगे और कहेंगे मैंने तो दस्तावेज पढ़ा ही नहीं था। इसीलिए कोर्ट यह मानता है, सामान्यतः माना जाएगा भैया अगर आपने कोई भी कंपनी से किसी भी प्रकार से रिलेशन बनाया, लेनदारी की, तो हम ये मानेंगे कि जो कंपनी का संविधान है अर्थात जो ज्ञापन है एमओए है उसको आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऐतिहासिक संदर्भ, चलो, अर्नेस्ट वर्सेस निकोलस 1857 में स्थापित किया गया था। यह माना गया कि तृतीय पक्ष कंपनी के संवैधानिक दस्तावेजों को जानते हैं, अर्थात रचनात्मक सिद्धांत को रचनात्मक गंदा कर दिए, हमको पता था रचनात्मक करते करते गंदा कर देंगे उसको हम। ठीक है, क्लियर कर दे। रचनात्मक सूचना के सिद्धांत की स्थापना, कंस्ट्रक्टिव डॉक्ट्रिन के सिद्धांत की स्थापना किस केस में हुई थी? अर्नेस्ट। तो ये केस पहला तुमको मिला है कंपनी एक्ट में, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, और इसका निर्माण इसलिए किया गया है, कंपनी को उन दावों से बचाने के लिए बनाया गया है जो बिना उचित जांच के किए जाते हैं। ठीक है, प्रभाव क्या होता है इस डॉक्ट्रिन का?
तृतीय पक्ष ज्ञापन के उद्देश्य खंड से परे संविदा लागू नहीं कर सकता। यह कंपनी को अनाधिकृत कार्यों के लिए दायित्व से बचाता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि निदेशक उद्देश्य खंड से परे संविदा करता है तो तृतीय पक्ष इसे कंपनी के खिलाफ लागू नहीं करा सकता। वो इसलिए क्योंकि ये माना जाएगा कि तृतीय पक्ष खुद से उस ज्ञापन को पढ़ा रहा होगा। आलोचना क्यों की जाती है? तृतीय पक्ष पर कठोर रूप से लागू होता है, खासकर उन व्यक्तियों पर जो इतने जटिल दस्तावेज की समीक्षा नहीं कर सकते। तृतीय पक्ष पर अनुचित बोझ डालता है। वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है इसकी? आंतरिक प्रबंधन सिद्धांत ने इसकी कठोरता को कम किया है। और कंपनी अधिनियम, चूंकि हम फिर से बोले 2013 ही हमको पढ़ना है, 1986 का नहीं पढ़ना है, के तहत व्यापक उद्देश्य खंड और धारा 399 के कारण इसका प्रभाव कम हुआ है। तो हम पहले बोले कि ढेर सारा सेक्शन है और हमें सब नहीं पढ़ना है वेयर एक्ट में, तो इम्पोर्टेंट सेक्शन हम पढ़ लेंगे। चलो अपवाद देख लेते हैं। यदि तृतीय पक्ष को कंपनी के अस्तित्व की जानकारी नहीं थी या दस्तावेज ठीक से दाखिल नहीं हुआ था, तब तृतीय पक्ष बाध्य नहीं होगा। आंतरिक अनियमितताओं के लिए भी बाध्य नहीं होगा। चलो अल्ट्रा वायरस पे प्रमुख केस ये रहा, जो ऊपर हमने अल्ट्रा वायरस का सिद्धांत पढ़ा, इसमें से एक भी नहीं लिखना है। रचनात्मक सूचना सिद्धांत के लिए बस तुमको ये वाला एक याद करना है बस। ओके, आ गया उसके बाद निष्कर्ष। पहले तो तुम आंसर समझो, तुम लोग एक दो बार पढ़ोगे तब तुम लोग को समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या था। इसके लिए दोनों क्लास लेना, पहला कंपनी एक्ट वाली क्लास लेना, फिर इसको लेना। उसके बाद यहाँ से निष्कर्ष पढ़ने के बाद अपना शॉर्ट में निष्कर्ष लिखने की कोशिश करना। कोशिश करो तुम लोग का फर्स्ट डिवीजन बन जाए, 55% प्लस बन जाए। उसके बाद यहाँ पे माइंड मैप है, ये माइंड मैप तुम लोग जरूर लिख लेना कहीं पे। एग्जाम के टाइम पे एक दिन पहले तुम लोग रिवीजन नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे शॉर्ट में पूरा वो है, ठीक है। आज हम तुम लोग को माइंड मैप का रिवीजन करके बताते हैं कि क्या है, कैसे पढ़ते हैं माइंड मैप। देखो ऊपर हमने इतनी पूरी कहानी पढ़ी ना, फिर हमको पूरी कहानी 2-3 बार पढ़नी रहती है, फिर एग्जाम के एक दिन पहले अगर रिवीजन करना रहता है तो कैसे करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे MOA, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, कंपनी का ज्ञापन जिसका अर्थ होता है और नियमावली, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, तो क्या होता है कंपनी का ज्ञापन? कंपनी का ज्ञापन कंपनी का संविधान कहलाता है, क्योंकि इसमें कंपनी से संबंधित सारे कानून और नियम लिखे होते हैं, कंपनी का उद्देश्य वगैरह लिखा होता है। महत्व क्या है? जब तक आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अर्थात कंपनी अपना ज्ञापन नहीं बना लेती तब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, और जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता उसको कानूनी दर्जा नहीं मिलता। तो कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा तो कानूनी सत्ता नहीं पाएगा, ठीक है, और उसके शेयर धारकों को संरक्षण नहीं मिलेगा। ओके, और वो किसी से संविदा नहीं कर सकता। ये पढ़ा था हमने। चलो उसके बाद सेक्शन 4 हमने पढ़ा था। सेक्शन 4 बताता है कि कोई कंपनी अगर MOA अपना ज्ञापन बनाता है तो उसमें 6 खंड होते हैं। सबसे पहला खंड जो होता है उसमें कंपनी अपना नाम बताएगा। अगर सरकारी कंपनी है, सॉरी नहीं सरकारी नहीं, गलत, एकदम गलत, सार्वजनिक पब्लिक कंपनी कोई बना रहा है तो उसमें सिर्फ लिमिटेड लगाएगा, जैसे एक्स लिमिटेड। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी बना रहा है तो उसमें एक्स प्राइवेट लिमिटेड करेगा। दूसरे खंड में क्या था? उस कार्यालय का खंड का नाम, पता, क्षेत्राधिकार जहां पर उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तीसरे खंड में कंपनी का उद्देश्य, किस उद्देश्य से कंपनी बन रही है। मान लो कोई कंपनी दवा बनाने के उद्देश्य से बन रही है, उसका उल्लेख होगा। चौथा कंपनी का दायित्व, कंपनी में शेयर धारकों का दायित्व इत्यादि का वर्णन होगा। इससे क्या होगा? शेयर धारक अपने अधिकारों को जानते रहेंगे और कंपनी में पैसा लगाने से पहले, खरीदने से पहले सोचेंगे एक बार, है ना। पांचवा खंड इस बात बताएगा कि कंपनी के पास कितना पैसा है, कितना शेयर है, कहाँ किसको कितना वो बेच रहा है। और आखिरी खंड सब्सक्रिप्शन खंड था, ठीक है। और ये खंड बताता है कि जो व्यक्ति मिलकर कंपनी का निर्माण कर रहे हैं उन्हें तो सदस्यता अर्थात शेयर खरीदने ही पड़ेंगे। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और सार्वजनिक में कम से कम 7 सदस्य होते हैं, क्योंकि भैया अगर ये खुद जो कंपनी का निर्माण करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं खुद ही अपनी कंपनी से भाग जाएंगे
तो कंपनी बचेगी ही नहीं, ठीक है। फिर आया अल्ट्रा वायरस सिद्धांत, जो हर जगह रहता है। अल्ट्रा वायरस का सीधा सा मतलब है कि अगर आपने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, अपनी शक्ति से बाहर जाके कोई काम किया, तो उस कार्य शून्य होगा, ठीक है। ओके, अगर कंपनी, ये कंपनी और कंपनी के बारे में कैसे लागू हो रहा है, अगर कंपनी एमओए से बाहर जाके काम कर रही है, अर्थात अपनी शक्तियों से बाहर जा रही है, ज्ञापन से बाहर जा रही है, तो उसके द्वारा किया गया हर कार्य शून्य होगा, ठीक है। यहाँ पे केस 1-2 है, दिया हुआ था, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आधुनिक समय में क्या है, व्यापक उद्देश्य खंडों से कमजोर हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्ट हमने क्या कहते हैं, छोड़ दिया है ना, जो मैंने कहा कि कुछ तो था, ठीक है। अभी क्लियर भी नहीं था, इसके लिए हम लोग अलग से क्लास लेंगे, ये ओए का क्लास है, ठीक है ये। ओके ओके, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी से कोई शेयर खरीदता है, लेनदारी करता है, तो उसकी जिम्मेदारी होगी या माना जाएगा कि उसको कंपनी के ज्ञापन के बारे में, एमओए के बारे में जानकारी थी, भले ही उसे कोई जानकारी ना रही हो, ठीक है। ऐसा इसलिए ताकि कंपनी को अनावश्यक केस से, दावों से बचाया जा सके। ओके, चूंकि यहाँ माना जा रहा है, इसलिए इसको रचनात्मक सूचना का सिद्धांत कहते हैं। और किस केस में दिया गया था, तो अर्नेस्ट बनाम निकोलस के केस में दिया गया था, इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। ओके, अब देखो मैंने बीच में कुछ छोड़ा था, क्योंकि वहां पे मैं खुद ही मैंने ये हेडिंग ही नहीं देखी। चलो, ये वाला टॉपिक हमको अगर हम लोग करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए क्योंकि ज़्यादा इसमें करना नहीं है हम लोग को, लॉ के लिए, एलएलबी के लिए। सेकंड, जब तुम लोग सीरीज खरीद लो तो मेरे पास क्वेश्चन आए तो हमको समझ में आया कि कौन सा क्वेश्चन आंसर कराना है, कौन सा नहीं, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही, हम रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ी गुटरगू करेंगे। ओके ओके।